जय हिंद गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और मैं नितिन मिश्रा आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस ऑफ वर्ब कॉन्सेप्ट। गाइस, हमने वर्ब के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप सभी को सिखाए और इन सभी कॉन्सेप्ट्स पर आपको आज के सेशन के माध्यम से मैं कुछ प्रैक्टिसेस देना चाहूंगा। और ये प्रैक्टिसेस आप सभी के वर्ब अंडरस्टैंडिंग को और भी ज्यादा बूस्ट अप करेगी। थोड़ा सा आज की इस क्लास में हम गति ज्यादा रखेंगे बिकॉज आप जानते हैं समय सीमित है। हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे उतना ही बेहतर मुझे लगता है हमारा एक्सपीरियंस होगा, उतना ही बेहतर हमारा नॉलेज होगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है, ऑब्वियसली हमें थोड़ा गति में आना होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, यू हैव टू आंसर विच अकॉर्डिंग टू यू सीम्स टू बी द एरर पार्ट। इस सेशन में आपको एक प्रश्न मैंने रखा है, यहां पर आप प्रश्न देख पा रहे होंगे। आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 when India was not self-dependent in many aspect। आपको लगता है एरर है, आप ए बी सी का आंसर करें। अगर आपको लगता है कि नो एरर है, आप डी का आंसर करें। गाइज, इसमें जो एरर है दैट इज इन द बी पार्ट। फाउंड बेसिकली आप जानते हैं दो तरीकों से इस्तेमाल होती है ना। फाउंड का दो अर्थ होता है। बेसिकली अगर आप किसी चीज को पाते हैं या फिर खोज निकालते हैं तो आप फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसी चीज को अगर हम स्थापित करने के बारे में डिस्कशन करते हैं तो स्थापित करने को आप फाउंडेड कहेंगे, है ना। फाउंडेशन डालना, स्थापित करना इज डिफरेंट और किसी चीज को खोजना इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी में फाउंड के प्लेस पे इट शुड बी फाउंडेड बिकॉज द यूनिवर्सिटी was founded in 1950, not the university was found somewhere। yes or no? so I hope आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ आया। I complained against him as in spite of my repeated warnings he failed to mend his ways। again another question। आप जल्दी से मुझे बताओ which seems to be the erroneous part। आपको क्या लगता है erroneous part इस क्वेश्चन का क्या होगा, जल्दी बताओ दोस्तों। So guys, if you look at this, you will understand कि इस क्वेश्चन का जो erroneous part है that seems to be the part A because आप कह रहे हो I complained against him। याद रखो कई ऐसे verbs हैं जिनके noun form और verb form quite similar होते हैं and since they are quite similar तो रीड करके चूक हो जाएगी, दुर्घटना घट जाएगी। याद रखना कंप्लेन वर्ब है, कंप्लेंट नाउन है। सो आपने कंप्लेंट नाउन फॉर्म इस्तेमाल की है। याद रखो कंप्लेंट एक नाउन है और कंप्लेन वर्ब है। और क्योंकि कंप्लेन वर्ब है तो हम कंप्लेन का इस्तेमाल करेंगे, यानी सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में ये कंप्लेन्ड हो जाएगा। आई कंप्लेंट, ना कि नाउन फॉर्म कंप्लेंट। तो आप सभी देख सकते हैं ए पार्ट में एरर है। गाइज, मैंने आपको इन सभी प्रश्नों के क्विज फॉर्म्स दिए हैं। अगर आप मेरे साथ चैट पे अवेलेबल हो, मैंने आपको टेलीग्राम पर भी इसकी लिंक दी है। जो जो बच्चे चैट पे अवेलेबल हैं मैंने उन सभी तक वर्ब के क्विज पहुंचाए हैं। गाइज, आप सभी को अगर नहीं मिले हैं तो प्लीज कांटेक्ट कर लो, आप प्लीज मुझसे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लो एंड यू विल बी गाइडेड कि आपको इन सभी पीडीएफ्स एंड क्विजेस को किस तरह अवेल करना है। तो दोस्तों, कंप्लेन वर्ब है, कंप्लेंट नाउन है एंड यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फेल्योर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। अब गाइज यहां पर भी वही सेम आइडियोलॉजी है। एक हमारे पास शब्द है इफेक्ट जिसका अर्थ होता है प्रभाव, नाउन, और दूसरी शब्द है अफेक्ट जिसका अर्थ है प्रभाव पड़ना, दैट इज अ वर्ब। तो आप देखो परमानेंट एडजेक्टिव है
और उसके बाद आपने एक वर्ब लिख दिए, क्या वर्ब के पहले एडजेक्टिव आएगा? ऑब्वियसली नहीं, हम इस्तेमाल करते हैं नाउन का। यस और नो? तो अफेक्ट नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा इफेक्ट, क्योंकि अफेक्ट जो है वो वर्ब है, इफेक्ट जो है वो नाउन है। परमानेंट के बाद नाउन आएगा। इजी है ना? बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जो आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं दे आर ऑब्वियसली वेरीगेटेड इन एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन इस सेशन से मिल जाएगा। नितिन मिश्रा ऑफिशियल है बेटा, नितिन मिश्रा ऑफिशियल, आप अगर टेलीग्राम पे सर्च कर ले यू विल डायरेक्टली गेट माय चैनल और आप उससे जुड़ जाएं। आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन वेन प्रोवोक्ड। अब देखो, इस क्वेश्चन को रीड आउट करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करो। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा इस क्वेश्चन की क्या कमजोरी है, कहां ये क्वेश्चन एरर जनरेट कर रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हो, बेसिकली अगर आप देखें तो दो हमारे पास शब्द हैं, एक है लूज, एक है लॉस, है ना? तो गाइज ऑब्वियसली आपको यहां पर एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करना है, वर्ब का प्रयोग करना है। आप अपना टेम्परामेंट खो रहे हैं, यानी आप वर्ब को कोट करना चाहेंगे। इसको दूसरे तरीकों से भी समझा जा सकता है। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनो। दूसरा तरीका यह है कि नेवर एक एडवर्ब है, और नेवर जो एडवर्ब है ये किसी एक्शन यानी वर्ब को क्वालिफाई, मॉडिफाई, एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली आप नेवर के बाद वर्ब लिखोगे, लूज वर्ब नहीं एडजेक्टिव है, और इसका अर्थ होता है ढीला, है ना? और आप जानते हैं LOSE लूज का अर्थ होता है जब आप किसी चीज को खोते हैं, जैसे आपा खोना। लूज माई टेम्पर का मतलब है आपा खोना। सो यहां पे LOOSE नहीं LOSE का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब का इस्तेमाल बेटर होगा, क्योंकि आप ये बोलना चाहते हैं कि आप क्या खो रहे हैं, आप अपना आपा खो रहे हैं। एंड दैट इज हाउ द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन चॉइस नंबर बी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है गाइज, आप जरा ध्यान से देखो। कह रहा है ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रीज। अगर आप इन क्वेश्चन को ध्यान से समझना चाहेंगे तो मैं सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में लेकर चलना चाहूंगा गाइज। फॉर अ मोमेंट जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको लेके चल रहा हूं। अगर आप सभी मेरे टेलीग्राम से जुड़े हो तो गाइज मैंने आपको ना इस तरीके से वर्ब की एक चार्ट दी थी, क्योंकि हमने वर्ब की सारी थ्योरी पढ़ ली है, उसके यूसेज जाने, उसका पैटर्न जाना, उसके टाइप जाने, उसके एप्लीकेशन जाने, उसके रूल्स जाने, उसके आई मीन हर एस्पेक्ट को हमने छुआ। और मैंने आपसे कहा था कि गाइज मैंने आप सभी को ना वर्ब और उसकी फॉर्म्स, मतलब प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म और एसईएस फॉर्म मैंने आप सभी को दे दी है। आप शायद आपको टेलीग्राम पर भी मिली है ये, आप इसे तैयार कर लेना, मतलब इसे रोज 2-3 दिन भी अगर आप सुबह उठ करके मेमोराइज करने का ट्राई करो, 3 से 4 दिन अगर आप रोज इसे हनुमान चालीसा की तरह स्कैन करोगे ना, ये आपको याद हो जाएगी। और अगर आप सभी ने ऐसा किया है तो आप जानते हो आपके लिए अब चीजें सही हो गई हैं। यस और नो? और कहीं ना कहीं इन सभी वर्ब्स का आपके क्वेश्चन में बहुत योगदान है। याद रखना, क्वेश्चन में बहुत योगदान है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे आपको इससे उठते हैं। तो आप प्लीज इसे प्रिपेयर कर लेना बेटा, यू शुड प्रिपेयर इट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे लाइटली ना लें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो गाइज आप सभी देखो यहां पर एक वर्ब है लाई। लाई बेसिकली लेटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से एक वर्ब होती है ले, यानी लाई का सेकंड फॉर्म ले होता है, और ले खुद में दूसरी वर्ब के स्पेलिंग के अकॉर्डिंग एक वर्ब होती है। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यहां पर आप सभी के साथ सीधे टू द पॉइंट बात करता हूं, एंड आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को। ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स। अब बेटा झूठ बोलने को भी लाई कहते हैं, है ना, झूठ बोलने को भी लाई करते हैं, और जब आप लेटते हो तो भी वो लाई है, इसलिए यहां कंफ्यूजन पैदा हो रही है। आप पहले कॉन्टेक्स्ट समझो कि लाई जो है झूठ बोलने को भी कहते हैं, और ले का भी आप जानते हो लेड होता है, यस और नो। तो चूंकि यहां पर आप लाई का इस्तेमाल लेटने के सेंस में कर रहे हो, दैट इज वाई आप इसका V1 और V2 लाई और ले इस्तेमाल करेंगे। लाई झूठ के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसका सेकंड फॉर्म लाइड होता है, और इसी वजह से ये एक आप कह सकते हो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताओ कि आप समझ पाए कैसे क्वेश्चन बने। क्वेश्चन यहां इसलिए बना क्योंकि अगर हम लाई वर्ब का बात करें तो लाई वर्ब का बेसिकली सेकंड फॉर्म यानी V2 ले होता है। अब गाइज ये है V1 और ये है V2। अब गाइज लाई का मतलब झूठ भी होता है। अगर लाई का मतलब झूठ बोलना है, अब इसका V2 दूसरा हो जाएगा, इसका V2 हो जाएगा लाइड, उसने झूठ बोला, यानी यहां लाई का मतलब है लेटना, और इसका सेकंड फॉर्म है लेटा। यहां पर इस लाई का मतलब है झूठ बोलना, और लाइड मतलब झूठ बोला पास्ट टेंस में। तो ये डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, और ये वो कड़ी है जहां जहां कोई एक वर्ब की वर्ब फॉर्म्स शायद किसी दूसरे अर्थ के लिए दूसरी वर्ब के वर्ब फॉर्म से डिफरेंट होगी, बस वहां पर कंफ्यूजन होगी और आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। सो प्लीज आप वर्ब फॉर्म्स को तैयार कर लें। सभी को बेटा इंस्टाग्राम नितिन मिश्रा पे डीएम कर दो, इंस्टाग्राम नितिन मिश्रा पे डीएम कर दो बेटा। सभी को क्लियर है? चलो, थैंक यू गाइस, उम्मीद है आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। और अब आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेनी रिवर्स ओवरफ्लू देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन वहीं से उठेगा जहां कंफ्यूजन होगी, है ना। तो गाइस ओवरफ्लू में भी कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है जरा ध्यान से देखो। दरअसल ओवरफ्लो का सेकंड फॉर्म होता है ओवरफ्लोड। याद रखना, ओवरफ्लो का सेकंड फॉर्म होगा ओवरफ्लोड। लेकिन अगर आप फ्लो या फ्लाई या फ्लू के बारे में सोचेंगे तो शायद आप दूसरे एंगल पे डाइवर्ट हो रहे हैं। ओवरफ्लो का सेकंड फॉर्म ओवरफ्लोड होता है, तो यहां ओवरफ्लू नहीं ओवरफ्लोड का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से यू कैन मेक इट करेक्ट। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन गाइज आप सभी के सामने। ही ले हिज लगेज। अब देखो यहां पर भी वापस से ले आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो लाई मतलब लेटना का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ले, है ना। अब यहां पर ले लेटने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, याद रखना। ही ले हिज लगेज असाइड। आप कहना चाहते हो कि उसने अपना लगेज साइड में रखा। एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल, और खुद को भी
नीचे रख दिया कुछ देर के लिए, नहीं, लेट गया। यहां एक ले का मतलब रखना और दूसरे ले का मतलब लेटना है, और इसलिए इस क्वेश्चन में ए पार्ट में गलती है, क्योंकि ले वर्ब का सेकंड फॉर्म रखने के भाव के लिए लेड होता है। गाइज, आप क्या ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि आपका टीचर, मेंटोर, मैं आपका हमदर्द ये आपको बताना चाहता है क्वेश्चन कहां से बनेगा? क्वेश्चन बनेगा जहां कंफ्यूजन होगी। भाई, ले वर्ब दो अलग अलग एस्पेक्ट में इस्तेमाल होती है। ले वर्ब का एक अर्थ है रखना, और ले वर्ब का एक और अर्थ होता है लेटना। तो ले रखने का V2 दूसरा होता है, आप समझे? एक वर्ब है ले, दूसरी वर्ब है लाए। अभी आपने सीखी थी ले और लाए। ले मतलब रखना और लाए मतलब लेटना, है कि नहीं? अभी सीखी थी आपने। तो ले का V2 यानी सेकंड फॉर्म याद रखो लेड होता है ना? और लेटने का V2 ले होता है। और क्योंकि एक V2 एक V1 के जैसा दिख रहा है, तो यहां पर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है और क्वेश्चन बन जाता है। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर है गाइस? इज दिस क्लियर? तो प्लीज इस बात का ख्याल रखना। और मैं कह रहा हूं इसका कोई ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो आपको चार्ट दिया है ना, उसमें कोशिश की है कि सटीक वर्ब कलेक्शन दे दूं। अगर आपने उन वर्ब्स को याद रख लिया, आम तौर पे आपको कोई मुश्किलात नहीं होंगे। लिमिटेड वर्ड्स हैं बेटा, टेलीग्राम पे आप जाओ, उसे डाउनलोड कर लो, पीडीएफ है। लिंक होगी तो लिंक के थ्रू ऐप इंस्टॉल करके डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज डीएम मी इन इंस्टाग्राम, on Instagram Nitin Mishra VNS. So guys, moving on to the next question. When calamity fell the village, they faced it bravely. अब गाइज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या लगता है इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होगी? भाई, फेल और बी फेल में डिफरेंस है। फेल और बी फेल में डिफरेंस है। बी फेल का मतलब होता है अचानक से किसी घटना का घट जाना, और फेल मतलब आप सभी जानते हैं गिरना। और इसलिए कैलामिटी, त्रासदी, अचानक से आ पड़ी, आपदा अचानक से आ गई, दैट इज वाई फेल नहीं, हम एक सटीक वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बी फेल। सभी को क्लियर है? हम इस्तेमाल करेंगे बी फेल। फेल गलत शब्द है, बी फेल का इस्तेमाल होगा। आपको यहां पर फेल के स्थान पर बी फेल का प्रयोग करना होगा। बी फेल का अर्थ होता है किसी घटना का होना या अचानक से आ पड़ना। दैट इज हाउ कैलामिटी, त्रासदी आई है, अचानक से आ पड़ी आपदा, तो आपने बी फेल का इस्तेमाल कर लिया। सभी को क्लियर है? द असासिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग। अब गाइस देखो, यहां फिर से आपको एक ऐसी वर्ब दी दैट causes confusion. So how you can identify the error? भाई, हैंग याद रखो दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। हैंग का एक अर्थ होता है टांगना, और हैंग का दूसरा अर्थ होता है फांसी लगाना। यानी हैंग वर्ब सेम स्पेलिंग में दो अलग अलग अर्थों से इस्तेमाल होती है। यू यूज हैंग फॉर, I mean, if you are hanging a cloth, या फिर आप अगर किसी को फांसी लगा रहे हो तो उसे भी आप हैंग ही कहते हो। अपने फर्स्ट फॉर्म में वो सेम है, बट सेकेंड फॉर्म में डिफरेंट हो जाती है। सो हैंग टांगने का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हंग होता है, यानी हैंग, हंग, हंग मींस टांगना। लेकिन हैंग फांसी लगाने का सेकेंड फॉर्म याद रखना हैंग्ड होता है।
और इसलिए यहां पर आप किसी व्यक्ति को कपड़ों की तरह लटका नहीं रहे हैं, आप उसे फांसी दे रहे हैं, तो आपको ईडी ऐड करना होगा और आप इसे हैंग्ड का रूप देंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया गाइस, सभी को समझ आया? मैं प्रयास करता हूं कि देखो, मैंने कभी कंटेंट पढ़ाने में भी कोई जल्दबाजी नहीं की, लेकिन प्रश्नों में भी मैंने आपको एडवांस में ही प्रश्न भी दे दिए। दो अलग सेपरेट क्विजेस दिए हैं, एक सामान्य जो ये मैं पढ़ा रहा हूं, और एक मैंने एक सेपरेट और दी है आई गेस नॉन फाइनाइट वर्ब की। दोनों क्विजेस मैंने आपको दे दी हैं। आप, अगर आपको लगता है कि जो पीडीएफ्स हैं, जो क्विजेस हैं, आप तक नहीं पहुंचे, तो गाइज आपको आगे आना पड़ेगा। आप विद्यार्थी हो, विद्या अर्थी का मतलब होता है जो विद्या को पाने के लिए आतुर हो। विद्या अर्थी है, वही विद्यार्थी है। आपको आगे आना पड़ेगा, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आई विल बी गिविंग यू द एग्जैक्ट थिंग्स, और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। फिलहाल ओके साईं बेटा, ओके। So if you see this question, the logic that we have applied here in this question is very simple. We can see that there are certain verbs that remain same in the first form, but their second and third forms are completely different. For example, if you want to hang some article, you will use hang, hung and hung. But if you are, convicting somebody and sentencing him to, death by hanging them, तो आप उसका सेकेंड फॉर्म hanged and थर्ड फॉर्म hanged इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if I leave now, I'll not be able to return back before 9 p.m. Now the answer is very simple. Writing return back is absurd. It's illogical. It's like that you are adding namak, noon and salt, all of three in the sabji. तो गाइस, सब्जी में नमक, नून एंड सॉल्ट मिलाना बेवकूफी है। इधर यू विल ऐड नमक, और यू विल ऐड सॉल्ट, और you will add noon, because all three are same. Yes or no? So adding namak, noon and salt is absurd. You will add only, I guess, one of the three, because all the three are same. So return के साथ back का इस्तेमाल ना करें. Return already mean that come back. Next, when the company offered him a purse on his retirement, he refused to agree it. Now you have to answer. Guys, हर क्वेश्चन में एरर नहीं होता. इट माइट बी पॉसिबल दैट आपका क्वेश्चन नो एरर हो, बट वो कॉन्फिडेंस एक बच्चे के अंदर होना चाहिए जो ये कहे कि यस सर, आई गॉट इट, आई गॉट दैट. इस सेंटेंस में कोई एरर, गलती, परेशानी नहीं है. आप आंसर करो बेटा. आई एम गिविंग यू द टाइम. चलो, जल्दी आंसर कीजिए गाइज. प्लीज answer quickly and do let me know in the chat box which according to you seems to be the correct answer. So guys, question बहुत सिंपल सा है and let's have. तो गाइस क्वेश्चन ये है कि when the company offered him, company is offering him, so offer will not be agreed, offer will be accepted. Yes or no? So आप accept का इस्तेमाल करेंगे, agree कहना wrong है. If somebody is offering you something, you will either accept the offer or reject the offer. You won't agree the offer. Offer can't be agreed. You can agree the terms and condition, but offer either will be accepted, yes or no. So the verb, the actual verb should be accept, because offer will be accepted, not agreed. Okay.
And if you want to contact guys, 9889601589, you can contact me, और आप इसे अपने मोबाइल में सेव भी कर लेना. The timid creature was driven into a narrow lane where it was slayed by the kidnappers. Now it's your time. जल्दी से आप मुझे बताओ which according to you seems to be the correct answer. बेटा जल्दी बताओ. So guys, उम्मीद है आप सभी ने इसका आंसर अब तक दे दिया होगा. चलो. बच्चे भी कहेंगे कि सर जब आप कहते हो कि आई मीन नो एरर भी हो सकता है तो हम डर जाते हैं सर. ऑब्वियसली गाइज, मेरा काम ही है कि मैं आपको कहीं से भी सपोर्ट ना करूं जब मैं आपको मौका दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने वहां पर आपको चीटिंग दी या क्लू दिया तो फिर आपकी मेंटल एक्टिविटी जीरो हो जाएगी, लर्निंग आउटकम जीरो हो जाएगा. उम्मीद है आपको सीखने को मिला होगा. मैं थोड़ा साइकोलॉजिकली ट्रेन करता हूं, मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है. आप मेरे थ्योरी पढ़ाते समय मुझ पर आंख बंद करके भरोसा रख सकते हैं, लेकिन जब मैं प्रश्न पूछता हूं ना, मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा मत करना. द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्राइवन. तो गाइज याद रखो, स्ले का थर्ड फॉर्म बेसिकली स्लेन होता है. स्ले का थर्ड फॉर्म स्लेन होता है, और यहां पे गलत फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है. तो गाइज याद रखो, स्लेट गलत है, स्ले का थर्ड फॉर्म स्लेन होगा. सभी को क्लियर है? Being implicated in a murder case, he was conclusively suspected for the unsolved murder cases. Now, which according to you seems to be the correct answer? बेटा क्विकली बताओ, सभी लोग आंसर करें. हाँ जी बेटा, जो वर्ब्स दिए वो इनफ है. एंड अगर आपको शायद पल्ले नहीं पड़ रहा तो थोड़ा फोकस करने की जरूरत है. देखो, याद रखो कि कभी भी आपको ये पता चलता है ना कि आप नहीं जानते, तो कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए, क्योंकि यहीं से जानने की शुरुआत होती है. आप में से जिन भी बच्चों को, देखो सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ मेरी है, अगर आपको मैं अपनी मुसीबत बताऊं, द प्रॉब्लम दैट आई फेस विद यू गाइज इज कि अगर मैंने कुछ बताया आपको समझ नहीं आया तो आप केवल उसे अपने तक रखते हो, एंड अगले दिन क्लास में आप फिर आओगे और बोलोगे कुछ समझ नहीं आ रहा. सो दिस एक्सक्यूज विल नॉट हेल्प यू आउट. आपको क्लास जब भी फ्री मौका मिलता है, समय आपको मिले, स्टे कनेक्ट, बी इन टच, टॉक टू मी. I will be solving your problem. I will be making you understand. I'll take you on a call. I'll take you on Zoom call, Google Meet. I'll be giving you some extra material to study. It's my responsibility कि मैं क्लास के हर एक बच्चे को समझाऊं, बट उसके लिए बच्चे को आगे आना पड़ेगा. Being implicated in a murder case, he was conclusively suspected for all the unsolved murder case. तो गाइज याद रखो कि यहां पर कॉन्क्लूसिवली का अर्थ है पुटिंग एन एंड टू द डिबेट और क्वेश्चन ऑन डाउट, यस और नो. और सस्पेक्ट का मतलब है कि अभी आपने कंक्लूजन नहीं किया है, अभी आपको श्योर नहीं है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है. तो आपने दो ऐसे शब्दों का प्रयोग साथ साथ में किया. भाई कॉन्क्लूसिवली का मतलब है कि आपको अब डाउट नहीं है ना, और सस्पेक्टेड का मतलब है जिसमें आपको डाउट है.
और ये आपस में ही क्या है, कंट्रारेरी है ना। तो या तो आप सस्पेक्टेड बोलोगे या तो आप कॉन्क्लूसिवली बोलोगे, पर दोनों को साथ में लिखना अनुचित है। सभी को क्लियर है? इस तरीके से आप बोलोगे बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस ही वाज सस्पेक्टेड फॉर, तो आप कॉन्क्लूसिवली को हटा देंगे। आप पहले समझो कॉन्क्लूसिवली का अर्थ क्या है। कॉन्क्लूसिवली का मतलब है निर्णायक रूप से, मतलब आपने कहा कि निश्चित तौर पे वो सस्पेक्टेड है, निश्चित तौर पे वो संदेह में है। नहीं बेटा, या तो निश्चितता होगी या तो संदेह होगा। एंड दैट इज वाई कॉन्क्लूसिवली और सस्पेक्टेड को एक साथ इस्तेमाल कर देना, जैसे ये वो वाली बात हो गई कि दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिवली चीप पेन, सबसे महंगी सस्ती पेन है। ऑकवर्ड है ना। वैसे ही आप कह रहे हो कि निश्चित तौर पे वो संदेहास्पद है। सो आप यहां पे कॉन्क्लूसिवली को इसलिए हटाओगे क्योंकि या तो सस्पेक्ट होगा या तो कॉन्क्लूसिवली होगा। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर हुआ? देखो, आप इस बात को पहले समझो कि asking this question doesn't mean checking your knowledge. I'm no one to check your knowledge. I'm just giving you a light practice round. I guess it's a practical version of learning. You have learned the theory, now you're learning through practice, and by the practice, after a period you will learn. And that is why the quizzes has been given to you, so that you can attempt all the quizzes and you can self practice it. और गाइज मुझे लगता है इससे बेहतर आपके लिए कुछ और तरीका शायद ना हो। तो ये मैं आपका गलत हो रहा है तो आप इसे निगेटिव ना ले कि सर मेरे गलत हो रहे हैं। इट्स ऑब्वियस, लर्न आफ्टर मेकिंग मिस्टेक्स एंड द मिस्टेक्स आर द बेस्ट टीचर, बिकॉज जो गलतियां सिखाती हैं वो शायद नितिन ना सिखा पाए। अगला क्वेश्चन गाइज, माय ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। तो गाइज याद रखो, स्टील के पहले टू का प्रयोग करना होगा, यस और नो, क्योंकि डेयर के बाद हमेशा इन्फिनिटी का इस्तेमाल होता है। आपको मैंने बताया था कि जब डेयर होगा और डेयर जब मेन वर्ब है तो डेयर के बाद हमेशा 2+V1 का इस्तेमाल होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यह समझाया था जब मैंने इन्फिनिटिव पढ़ाया था कि डेयर अगर मेन वर्ब है तो डेयर के बाद, नीड अगर मेन वर्ब है तो नीड के बाद, यानी कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। सभी को क्लियर हुआ गाइस? Beta Rishu Chaudhary, you should definitely contact after the class, because I guess without talking and understanding your exact problem, giving a solution in air will lead nowhere. So first of all, I would like to know the exact problem, and I guess here in the session, here in the comment box, we are very limited, we have limited time. Understanding the exact problem, going deep into this is not something that is feasible, but yes, after the session, after the video, you should stay connected. You can contact and we'll be having a discussion on this. सभी को क्लियर है गाइस? कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव आता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन, was past tense, can present tense, and that basically is wrong, because past tense में ability दर्शाने के लिए can का नहीं बल्कि could का प्रयोग करते हैं। so can गलत है, आप could का प्रयोग करोगे। शायद ये इजी हुआ होगा। सभी को क्लियर है गाइज? एक बार आप मस्ट हैव डेयर्ड को ध्यान से देख लो। कह रहा है कि माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम
स्टील द स्कूटर की प्लेस पे टू स्टील द स्कूटर, मतलब मेरा भाई सोचता है कि कोई अवश्य ही उसे उसके साथ दुस्साहस करेगा उसकी स्कूटर चुराने का, इस तरह से आप इसको समझेंगे। अगला क्वेश्चन गाइस, हरीश नीड्स नॉट कम हियर। आप जानते हो जब नॉट लग जाती है तो फिर ये नीड अब मेन वर्ब नहीं है, अब ये नीड है ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी ऑक्सिलरी? मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी नीड तब बनती है जब वो निगेटिव होती है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बाद मेन वर्ब होती है। तो यहां कम मेन वर्ब है क्योंकि ये नॉट के बाद लिखी है, और नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखी जाती है। और नीड अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, सो एस कैसा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के V1 V2 वर्ब आईएनजी एस फॉर्म वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं होते। सो नीड के साथ लगा एस हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीड मेन वर्ब होती उस सिचुएशन में माजरा कुछ और होता, पर चूंकि वो मेन वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, हम एस नहीं लगा सकते। सभी को क्लियर है गाइस? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास आपके साथ ये साझा किया, ही डेयर नॉट। अब जैसे यहां नीड नॉट हेल्पिंग वर्ब था, यहां डेयर नॉट हेल्पिंग वर्ब है। यस और नो? ही डेयर नॉट टू गो देयर, ही डेयर नॉट टू गो देयर। ध्यान से देखो, नीड नॉट टू कम है या कम है? आप बोलोगे सर नीड नॉट के बाद तो सीधे V1 आई थी, तो यस बेटा, डेयर नॉट के बाद भी सीधे V1 आएगी। ये टू लिखना सरासर गलत है। डेयर मॉडल वर्ब है तो आपको सीधे गो लिखना होगा, टू गो लिखना रॉन्ग है। ही डेयर नॉट गो देयर होगा, ही डेयर नॉट गो देयर होगा। तो गाइज उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आया होगा। और ये मत समझो कि सर अब मुझे हो जा रहा है, चूंकि मैंने आपको पिछले 6 दिनों में बहुत सारी चीजें पढ़ाई है, और विश्वास मानो, क्योंकि हमें पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो जाता है कि हम बच्चों को देख करके बता देते हैं किसने पढ़ाई की किसने नहीं पढ़ाई की। आपने रिवीजन नहीं किया है, एंड दैट इज द रीजन कि आपके क्वेश्चन गलत हुए। अगर आप रिवीजन कर रहे होते, आप में से कोई बच्चा शिकायत नहीं करता कि सर मुझे हवा नहीं लग रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, दोबारा बता दो। या तो आपने कोई वीडियो मिस की है, या तो आपने रिवीजन नहीं किया, या तो आपने नोट्स नहीं बनाए। क्योंकि नोट्स बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो देखा, आपने उसे दोबारा प्ले किया, नोट्स बनाई, तो आपने दो दो बार वीडियो देखे, आपने उसे सुना, देखा, लिखा, दिमाग में गया, वो फिट हो जाता है। पर आप सभी इतने आलसी हो, आप मुझसे इसी बात से चिढ़ते हो कि ये वो टीचर है ना जो मेहनत कराता है, लिखने बोलता है, कहता है लिखो लिखो लिखो, हम क्यों लिखें? आपके भले के लिए कहता हूं बेटा, शिक्षक हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सही राह पे चलो। उस रास्ते पे आपको जाते हुए देखता हूं तो दिल दुखता है जहां सफलता नहीं मिलेगी। आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड। तो गाइस देखो, इस प्रश्न को करने का दो तरीका, या तो आप पढ़े हुए हो मुझसे और आप जानते हो यूज टू हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप केवल और केवल यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हो, तो आप सीधे ही बदल दोगे इसको। दूसरा तरीका यह है, व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड इशारा कर रहा है दैट यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, और फिर यूज टू गलत, यूज टू सही। आप इन दो रास्तों में से जो भी रास्ता पकड़ो मंजिल तक जाओगे। सो गाइज उम्मीद है आप सभी
जिनको भी ऐसा लग रहा है सर समझ नहीं आ रहा, देखो बहुत सारी चीजें हमने प्रेपोजिशन कंप्लीट की, हम वर्ब पे आए, अब क्या है ना हमारी पढ़ाई हो गई है इकट्ठी, प्रेपोजिशन है, वर्ब है, और मैंने कोई छोटी मोटी क्लासेस ली नहीं है, आप देख रहे हो 6-6 क्लासेस के करीब मैं हर एक सेशन में ले रहा हूं, हर एक टॉपिक पे ले रहा हूं। तो चाहे आप में से कोई भी हो, मान हो या दूसरे कोई भी स्टूडेंट हो, गेट इन टच विद मी, टॉक अबाउट द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, समय रहते इसका सॉल्यूशन कर लें तो बेटर है बेटा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा, यहां पर भी आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोल्जर कुड फाइट फॉर द कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। तो गाइस जल्दी से मुझे बताएं, चूंकि आप सोल्जर का कर्तव्य बता रहे हैं तो आपको कर्तव्य बताने के लिए मस्ट का प्रयोग करेंगे। कुड जो है वो एबिलिटी बताएगा, आप कर्तव्य का बोध करा रहे हैं इसलिए आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। पढ़ाया हुआ है बेटा, पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन गाइस, आई वुड रैदर डाई देन बेग। तो गाइस याद रखो, वुड रैदर, हैड बेटर, इन सभी के बाद THEN नहीं THAN आता है, और आपको THAN देन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये भी इजी था बेटा, ये भी इजी था। सभी को क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, रन फास्ट लीस्ट यू विल मिस द ट्रेन। एब्सोल्युटली इजी, क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं लीस्ट के बाद विल नहीं, शैल नहीं, कैन कुड नहीं, मे नहीं, माइट नहीं, मस्ट नहीं, बट शुड का इस्तेमाल होता है। तो भाई लीस्ट के बाद शुड का इस्तेमाल होगा। एवरीवन इज दिस क्लियर? सी, इट्स नॉट अबाउट अभी सही हो रहे हैं, दीज एक्सरसाइज आर जस्ट फॉर रिविजन पर्पज ओनली, बिकॉज अभी मैं आपका ज्ञान नहीं चेक कर रहा। तुम में ज्ञान है ही कितना कि मैं चेक करूं? अभी 2 बूंद तो गिरा है ना, मैं चेक क्या करूंगा? ऑब्वियसली इट विल टेक एट लीस्ट अ मंथ और 2, जब मैं आपकी मॉक टेस्ट वगैरह शुरू करूंगा और सब कराऊंगा। आप अभी शायद मुझे जानते नहीं, जो बच्चे पुराने पढ़े हैं आप उनसे पूछो, क्विजेस की बाहर लगा देता हूं, टॉपिक वाइज क्विज, क्वेश्चन टाइप वाइज क्विज, चैप्टर वाइज क्विज, सेक्शन वाइज क्विज, हर तरह के क्विजेस कराता हूं। क्विज को क्विज फॉर्म में कराता हूं, PDF भी बहुत सारी देने वाला हूं। आप केवल और केवल मेरे कहे पर करते रहें, लेकिन जो जी हुजूर करते हैं पर करते नहीं है ना, उनसे बड़ी समस्या है यार। उम्मीद है आप सभी को क्लियरली समझ आ गया होगा। ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। नाउ व्हाट डू यू थिंक गाइस, सही आंसर क्या है? जल्दी बताएं। सो गाइज आप सभी जानते हो विल के प्लेस पे वुड का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज होप्ड जो है ना वो पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस में है इसलिए विल नहीं वुड का इस्तेमाल होगा। आई होप आपको ये याद आ गया होगा, क्लास का पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है बेटा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, नहीं गाइज, मैंने अपने विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की, जिनको मैं ट्रेन करता हूं, अपने ट्रेनीज की कभी मैंने बेइज्जती नहीं की है, एंड ना मैं कभी करूंगा। इवन मैं डांट फटकार भी लगाता हूं तो ये चारों तरफ देख लेता हूं कि कोई देख तो नहीं रहा। मैं तो उनमें से हूं जो बच्चों को कान में जाके डांटा हूं कि भाई देख भाई तूने ये गलत किया है।
You need to work hard, but you need not to waste time on unimportant lessons. So guys, बताओ सही आंसर आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या होगा? वेरी नाइस गाइस, याद रखें टू वेस्ट की जगह सिर्फ और सिर्फ वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? यहां पर देखो ये क्वेश्चन बना ही क्यों? मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जहां राम जी का जन्म हुआ था मंदिर वहीं बनाएंगे, और जहां कॉन्सेप्ट की कंफ्यूजन होगी क्वेश्चन वहीं से उठाएंगे। तो भाई यहां पे आपको नीड दिए, पर याद रखो ये नीड जो है वो मेन वर्ब है, और इसलिए ये टू वर्क सही है। लेकिन बेटा यहां जो नीड दिया गया, ध्यान से देखो, ये नॉट के साथ दिया गया है। तो नॉट के पहले मेन वर्ब नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब आती है। तो ये जो नीड है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। कौन सी ऑक्सिलरी? मॉडल ऑक्सिलरी। अब ये मॉडल ऑक्सिलरी है तो फिर टू का प्रयोग नहीं होगा। इट इज एज सिंपल एज दिस। सभी को क्लियर हुआ गाइस? सभी को क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे when she came to Delhi last month. Now it's all yours. Solve it and do let me know in the chat box which according to you seems to be the correct answer बेटा। जल्दी बताओ। And guys, I have one guilt in my heart that I'm trying my level best. I don't know how many of you understand the effort given by me. मुझे नहीं पता गाइज आप में से कौन ऐसा है जो मेरे द्वारा किए गए प्रयासों को सच में महसूस कर पाता है। मैंने टेक्नोलॉजी के साइड से भी आपको सपोर्ट करने का प्रयास किया है, बैकअप भी दिया है आपको, क्विजेस दे रहा हूं, पीडीएफ्स दे रहा हूं, अच्छा से अच्छा रिसर्च कंटेंट दे रहा हूं, कहीं पर भी कोरम पूरा नहीं किया। डंके की चोट पे आपको एक एक्सटेंसिव क्लास दे रहा हूं। आप मेरी स्पीड भी देख रहे हो कि मैं बिल्कुल प्रॉपर टाइम देता हूं। आपसे केवल एक ही उम्मीद रखी थी कि ये वो बच्चे हैं जो अपने सोशल मीडिया पे मुझे जगह देंगे। मॉडर्न जमाना है, जिसके दिल में जगह बनेगी उसके इंस्टाग्राम पे भी जगह बनेगी। मैं तो ये जानता हूं, जिसके दिल में जगह होगी उसके फेसबुक पे भी जगह होगी। गाइज आप प्लीज थोड़ा सा पुश करें। अगर आपके कुछ यूट्यूब चैनल्स हों, नहीं हो तो बना सकते हो बेटा, अपने शिक्षक को सपोर्ट कर सकते हो। पीएम कहते हैं लोकल के लिए वोकल बनो, आप अपने टीचर के लिए वोकल नहीं बन सकते हैं। यू आर माई ब्रांड एम्बेसडर बेटा। आप हैं जिनकी वजह से मुझे और दूसरे बच्चे जानते हैं। आप कुछ नहीं करो, एटलीस्ट आप अगर एक एक मिनट के स्पीच बोल दो, कैमरा ओपन करो, स्पीच बोल दो कि भाई आपको मुझसे पढ़कर कैसा लगता है, अपने सोशल मीडिया पे उसको डाल दो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे टैग कर दो। तो गाइस सोचो ना, जब मैं देखूंगा तो मुझे कितना मोटिवेशन आएगा, मैं और ज्यादा आपके लिए मेहनत करूंगा। शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे। गाइज याद रखो यहां पर वुड के बाद, विल के बाद, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, इसलिए ब्रेक का प्रयोग होगा। सभी को क्लियर है गाइस? अगला क्वेश्चन आपके सामने। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। तो गाइस आप जरा बताओ, ओल्ड लेडी प्रेड है पास्ट में, है ना? तो फिर मे नहीं, पास्ट में मे का माइट कर देंगे। चलो थैंक यू।
तो गाइस आगे बढ़ते हैं। राम मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। तो आप मुझे बताएं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा बेटा, मस्ट के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होता। यस और नो? मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड, टू की जरूरत नहीं है। मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड, टू की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन गाइस, वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल। देखो शुड बी पैसिव वही, शुड बी रिसाइकल्ड होगा, V3 होगा। यस और नो? तो शुड बी के बाद V3 का इस्तेमाल करेंगे। सभी को क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू। अब देखो कैन भी लगाया, याद आया कॉन्सेप्ट मैंने कैन में पढ़ाया था, और बी एबल टू भी लगाया, यानी आप सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना रहे हैं। कैन नॉट कंटेन, बी एबल टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या तो कैन नॉट की जगह हम वोंट कर दें कि द गवर्नमेंट वोंट बी एबल टू कंटेन, या कैन नॉट कंटेन, एबल टू का इस्तेमाल कैन के साथ सुपरफ्लुअस है। अगला क्वेश्चन गाइस आपके सामने, द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर। The police think that he may be there yesterday at the scene of the crime. Since you are talking about a past happened event that बीते कल क्या हुआ, so guys आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपको मे को माइट में बदलना पड़ेगा, बिकॉज आप बात कर रहे हो yesterday की, तो yesterday के साथ मे नहीं जाएगा, yesterday के साथ माइट का इस्तेमाल होगा। Next question, he may live long, his sad mother prayed. Now guys, this question is all yours. You will solve it and will give me the right answer. I'll be keep quiet. Error, no error, या वाकई में नो एरर, आपको चुनना है बेटा। सो गाइस जल्दी आंसर दीजिए और बताइए क्या लगता है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। सभी लोग आंसर करें, क्विकली आंसर करें और बताएं। तो गाइस इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, ऐसा मत समझे। माइट होगा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया सर हम ना माइट कर देंगे, हम स्मार्ट बच्चे हैं। बेटा आप ध्यान से देखो, ऑपटेटिव सेंटेंस है, और ऑपटेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से नहीं शुरू होता, वर्ब से शुरू होता है। आप क्या बोलते हो, मे यू लीव लॉन्ग, आप यही बोलते हो ना, मे यू लीव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। वैसे ही मे ही लीव लॉन्ग, ये क्या कहना हुआ कि ही मे लीव लॉन्ग, दरअसल सही वाक्य हो जाएगा मे ही लिव लॉन्ग। आया गाइस सभी को? देखो आपका ABCD सही हो रहा है, इसमें मजा नहीं है, मजा इसमें कि आपकी एक्सप्लेनेशन पक्की हो। तो ऑपरेटिव सेंटेंस में ही से शुरुआत नहीं होगी, मे ही लीव लॉन्ग सही सेंटेंस हो जाएगा। हाँ जी, ये तो एक मुझे शायरी याद आ गई कि भाई माइट वाले भी गलत हम भी गलत, है ना। कभी चिलमन से मैं झांकूं, कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से मैं झांकूं, कभी चिलमन से तुम झांको, हटा दो इस चिलमन को, न मैं झांकूं न तुम झांको। वैसे ही आप कह रहे हो कि भाई माइट वाले भी गलत और हम भी गलत, सही कोई नहीं। खैर पढ़ाई पर आते हैं। He returned the purse though he could keep it very easily. Now the question is all yours बेटा, जल्दी से बताओ सही आंसर क्या होगा।
तो गाइस क्वेश्चन बहुत सिंपल है, याद रखो। कह रहा है कि ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड हैव केप्ट। दो एक्शन है ना, रिटर्न और कुड कीप। ध्यान से देखो, और इस क्वेश्चन को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इजी तब बनेगा जब आपको मैं एक बात बताऊंगा जो कि अभी मैंने पढ़ाई नहीं है। दैट इज वाई मैं थोड़ा डायलेमा में हूं, क्योंकि मैंने अभी टेंस पढ़ाया नहीं है। बट आप इस बात को जानते हो, अगर कोई काम बहुत ज्यादा पहले हुआ या एटलीस्ट भूतकाल के अगर दो काम हो जिनमें कोई एक काम दूसरे काम से भी पहले हुआ हो, ठीक वही डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लग रहा है। आप जानते हो रिटर्न पास्ट टेंस है। आप बताओ, रिटर्न अगर वो पास्ट में कर रहा है तो उस पर्स को वो अपने पास कब रख सकता था? रिटर्न करने से पहले वो खुद रख सकता था, पर उसने रिटर्न कर दिया। अपने पास कब रख सकता था? लौटाने से पहले अपने पास रख सकता था। अगर लौटाना पास्ट इंडेफिनिट है तो फिर ये वाला हिस्सा परफेक्ट टेंस में होगा, और अब आंसर आ गया परफेक्ट टेंस में। आप इसे कुड हैव केप्ट के रूप में लिखोगे। अगर आप मेरी व्याख्या समझ पाए तो ये कमेंट बॉक्स में बताओ, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। आप कनेक्ट कर पाए कि नहीं? दो एक्शन हुए, उसका पर्स अपने पास रखे रहने की संभावना और पर्स को लौटा दिया जाना। आप बताएं कौन सा काम पहले हो सकता था? पर्स को अपने पास रखा जा सकता था पहले, लौटाया गया बाद में। तो जो काम बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट, जो काम पहले हुआ उसे परफेक्ट टेंस में रखेंगे। कुड हैव केप्ट परफेक्ट टेंस है। अगला क्वेश्चन, व्हेन यू वर यंग यू ऑट टू लर्न गुड हैबिट्स। जल्दी बताएं बेटा, सही आंसर क्या होगा? क्विकली आंसर करो, क्विकली आंसर करो गाइस। डू लेट मी नो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर। सो गाइज, व्हेन यू वर यंग यू ऑट टू लर्न। अब देखो ध्यान से, यहां भी ऑट टू लर्न नहीं, यू ऑट टू हैव लर्न हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था, यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप यहां पे लगा रहे हो। हम बात कर रहे हैं जब तुम यंग थे तब तुम क्या कर सकते थे। अगेन परफेक्ट फॉर्म, तो कुड, सॉरी, ऑट टू हैव लर्न्ड। Next question, if you get good marks, I shall happy, I shall be happy। भाई shall helping verb है, happy adjective है। अगर आपने वर्ब का पैटर्न सीखा, मैंने 12 पैटर्न सिखाए हैं, तो भाई वर्ब एडजेक्टिव के साथ आएगी तो मेन वर्ब थी होगी ना ऑक्सिलरी के बाद, तो आपको एक मेन वर्ब लिखनी होगी जो नहीं है, और वो हो जाएगी बी। शैल बी हैप्पी, शैल बी हैप्पी। सभी को क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस इज राइट ऑन द स्क्रीन। वी ऑट टू ऑनेस्ट इज एब्सर्ड, इलॉजिकल, फूहड़ सेंटेंस है ये, बड़ा ही भद्दा सेंटेंस है। सही सेंटेंस हो जाएगा वी ऑट टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं लगता आपको इसमें व्याख्या या एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। सभी को क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑन द स्क्रीन। इट इज वेरी कोल्ड हियर, आई शुड ब्रिंग माई वूलन क्लोथ्स बट आई डिडंट। अब गाइस, आपको क्या इसमें नहीं लग रहा कि एक काम पहले हो रहा है और दूसरा काम बाद में हो रहा है? दोनों काम पास्ट के हैं, लेकिन एक काम पास्ट का उससे भी पहले का है। कौन सा है वो काम? आइडेंटिफाई करो, आंसर आपको देना है।
सो गाइज इट्स योर टाइम, इट्स शो टाइम, जल्दी आंसर करके बताओ विच सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, कौन सा सही आंसर है बेटा। मैं नहीं लाई, मुझे ले आना चाहिए था, आई शुड हैव ब्रॉट। आया गाइस समझ में? आई शुड हैव ब्रॉट माई वुलन क्लोथ्स, मुझे अपना वुलन क्लोथ्स ले आना चाहिए था, बट मैं लाई नहीं। एंड दिस इज हाउ इट विल बी द करेक्ट आंसर। सभी को आया बेटा, समझ आया, सभी को क्लियर हुआ? शुड हैव ब्रॉट। इजी लगा कॉन्सेप्ट, इसलिए समझा रहा हूं, और एक ही कॉन्सेप्ट पर 3 प्रश्न दिए ताकि आप सीख जाएं, परीक्षा ऐसे प्रश्न पूछती है बेटा। थैंक यू। आर यू यूज टू गेट अप अर्ली, जब आपने आर लगा दिया तो यूज टू हो गया एडजेक्टिव। आप जानते हैं यूज्ड टू का इस्तेमाल अगर वर्ब के बाद किया जाए, वर्ब के बाद अगर यूज टू का इस्तेमाल किया जाए तो फिर वर्ब आईएनजी के फॉर्म में आती है, तो गेट नहीं गेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। राहुल बेटा बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। ये जो विल है, ये जो शैल है, ये जो शुड है, ये जो वुड है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आता है। शैल गो, शैल डू, विल डू, शुड डू, वुड डू, है ना। लेकिन अगर आपको यहां पे पास्ट पार्टिसिपल रखना पड़े, जैसे मान लो आपको लिखना पड़ा ब्रॉट, इज इट पॉसिबल कि आप सीधे वुड को ब्रॉट से जोड़ दो, विल को ब्रॉट से जोड़ दो, शैल को ब्रॉट से जोड़ दो? नहीं। तो आप बीच में क्या करोगे, एक लिंक क्रिएट करने की कोशिश करोगे। आप बोलोगे अगर मैं वुड के साथ हैव लिख दूं तो हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये आपस में क्या कर गए, एक कॉम्बिनेशन बना लिया। याद रखो मॉडल वर्ब के बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो आपको बीच में हैव लिखना पड़ेगा। जैसे विल हैव, आपने जितने भी फ्यूचर परफेक्ट बनाए ना, विल हैव प्लस V3, शैल हैव प्लस V3, वुड हैव V3, शुड हैव V3, आपने ऐसा ही बनाया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, our knowledge of history does not come to our help and sometimes we even fail to remember who invented America. तो गाइस याद रखो अमेरिका का आविष्कार नहीं हुआ था, अमेरिका डिस्कवर किया गया था। क्या डिस्कवर करने और इन्वेंट करने में डिफरेंस है? और अगर है तो आपको इसे समझना होगा। अमेरिका वॉज नॉट इन्वेंटेड, इट वॉज डिस्कवर्ड। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू, द न्यूज माइट बी ट्रू, मुझे लगता है कि न्यूज सत्य है, और है का भाव बी से आएगा। तो गाइज आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आप सभी के साथ कुछ अच्छे बेहतरीन जितने कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने रख सकूं, एंड आई डिड। और आपको कैसा लगा आज का ये प्रैक्टिस सेशन, कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ ही आप सभी अपना प्यार मुझ तक इसी प्रकार से पहुंचाते रहें। गाइस सोशल मीडिया पर आप मुझे पिच करें और अपने जानने वाले लोगों को आप मुझे बताएं, आप उन्हें मेरे साथ जोड़ सकते हैं, मेरा नंबर साझा कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पे उन्हें पिच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू डू दिस, अगर आप मुझे रिकमेंड करोगे
अगर आप लोगों को मेरे बारे में सुझाव दोगे तो गाइज मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने 1 मिनट का वीडियो मुझे भी भेज दिया, मैं ही उसे अपलोड करूँगा। एटलीस्ट मुझे ये तो पता चलेगा कि मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो गाइज, योर आई गेस रिकमेंडेशन इज द ऑक्सीजन दैट आई नीड इट रेगुलरली। फिलहाल इस क्लास में इतना। अगली क्लास में गाइज आप सभी को मैं कुछ खास नए टॉपिक्स पिक करने वाला हूँ, जिसको हम थॉरली पढ़ेंगे। इस क्लास को आप कैसे आंकते हैं, आपको कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में बताएं। और मुझे यूं ही इसी तरीके से प्यार करते रहें, अपना प्यार पहुंचाते रहें। सम्मान आप देते हो उसके लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत गाइस।